दोस्तों, एक कहानी एक ऐसी मोबाइल कंपनी की जिसने एक समय पूरी दुनिया में राज किया था और इस फोन को बड़े से बड़ा आदमी यूज करता था। इस फोन को लोग के हाथ में देखते ही उनके रॉयल स्टेटस का पता चलता था। आज उसका पता ना के बराबर है और कहानी की शुरुआत साल 1996 से होती है, जहां इस वक्त दुनिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन और हैंडहेल्ड उपकरणों की ओर बढ़ रही थी, जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन को संभव बनाते हैं। अगले सीन में हम कनाडा के वाटरलू शहर का सीन देखते हैं, जहां पर हम दो दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर एक छोटी सी कंपनी खड़ी की है जिसका नाम रिसर्च इन मोशन होता है। इस कंपनी का सीईओ माइक लाज़ारस होता है और को-फाउंडर डगलस फ्रेगिन है। इनकी कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर, वायरलेस सिस्टम वगैरह बनाती है। दरअसल साल 1996 में बात करने के लिए फोन तो आया था, पर स्मार्टफोन नहीं आया था। रिसर्च इन मोशन के पास एक स्मार्टफोन बनाने का आइडिया होता है और इस आइडिया पर माइक और डगलस काम करते हैं और एक शोपीस बनाते हैं और उसका नाम पॉकेट लिंक रखते हैं। पर ये एक शोपीस होता है, इसलिए वो ढंग से काम नहीं करता है। जिसके बाद दोनों अपने सेलुलर डिवाइस को लेकर एक बिजनेसमैन जिम बेल्सिल से बात करने के लिए आते हैं ताकि जिम उनकी कंपनी पर पैसे इन्वेस्ट कर सके। माइक और डगलस उनको अपने डिवाइस के बारे में बताते हैं, पर जिम को इनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पैसा देने से मना कर देता है। साथ ही उसे इनकी डिवाइस का नाम पॉकेट लिंक भी पसंद नहीं था। इसके बाद जिम अपने बॉस के साथ मीटिंग में चला जाता है, तब माइक और डगलस उदास हो जाते हैं और अपनी कंपनी में वापस आ जाते हैं, जहां कंपनी के सभी वर्कर्स होते हैं और वो उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने हमारा फोन खरीदा, जिस पर डगलस कहता है कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट समझ नहीं आया और इसीलिए उन्होंने इसे खरीदने से मना कर दिया। वहीं माइक अपनी कंपनी का नया नाम ढूंढने में लगा था। दूसरी तरफ जिम की अपने बॉस के साथ बहस हो जाती है और उसके एग्रेसिव एम्बिशन के कारण जिम को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अगले दिन जिम रिसर्च इन मोशन के ऑफिस जाता है और वो माइक और डगलस को $20,000 ऑफर करता है और कहता है कि वो कंपनी के स्मार्टफोन डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के काम को लेकर मार्केटिंग तक में मदद करेगा। पर जिम को कंपनी के 50% शेयर का हिस्सा चाहिए और वो सीईओ रहेगा, जिस पर माइक उसे शेयर देने को तैयार हो जाता है। पर डगलस मना करता है। वो कहता है कि हमें पहले ही उस रोबोटिक्स की डील मिल चुकी है, वो भी 16 मिलियन डील मॉडेम्स बनाने के लिए। जिम कहता है कि यूएस रोबोटिक कंपनी चोर है, वो छोटी कंपनियों को दबाकर पैसा मान लेती है। डगलस कहता है हमें रोबोटिक्स पर भरोसा है, जिसके बाद जिम वहां से चला जाता है। उसके बाद माइक और डगलस कंपनी में लौट आते हैं, जहां माइक यूएस रोबोटिक्स के ऑफिस में कॉल करता है, जहां माइक से कहा जाता है कि उन्होंने जितने भी मॉडेम्स भेजे थे वो सभी खराब निकले, इसलिए हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। इसके बाद माइक और डगलस दुखी हो जाते हैं और जिम को हिस्सेदारी देने के बारे में बात करते हैं। इसके बाद माइक जिम को कॉल करता है और उसे 33% शेयर देने को कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि सीईओ माइक और जिम दोनों रहेंगे। इस बात पर जिम राजी हो जाता है। अगले दिन जिम रिसर्च इन मोशन कंपनी में आता है क्योंकि अब वो सीईओ बन चुका है, जहां की हालत देखकर वो सब पर गुस्सा होता है क्योंकि कंपनी के लोग काम के दौरान वीडियो गेम खेलते हैं। जिम स्ट्रिक्टली एम्प्लॉय से काम करवाता है। वहाँ माइक जिम से कहता है यूएस रोबोटिक्स ने हमारी डील कैंसिल कर दी है और जिम को पता चला है कि माइक ने यूएस रोबोटिक्स के लिए मॉडेम बनाने के लिए पार्ट्स और लेबर में $1.6 मिलियन खर्च किए और माइक ने इसके लिए बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से लोन लिया है, जिसे जानकर डगलस और जिम शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जिम यूएस रोबोटिक्स में कॉल करता है, जहां कॉल पर यूएस रोबोटिक्स का मैनेजर कहता है कि हम $1.6 मिलियन में मॉडेम लेने के लिए सहमत है, लेकिन इसके लिए वो माइक के फोन का उनके नाम पर पेटेंट चाहता है। यहाँ माइक और डगलस जिम से कहते हैं कि हम 1 साल से फोन पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक हमने उसे बनाया नहीं है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है। जिम कहता है मुझे उस फोन का प्रोटोटाइप चाहिए और हमें अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात करनी है। वो कहता है यूएस रोबोटिक भी स्मार्टफोन बना रहे हैं और हमें उनसे पहले मार्केट में अपना फोन लॉन्च करना होगा। माइक कहता है मैं चाइना के जैसा सस्ता और कमजोर प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो अच्छा होना चाहिए। दरअसल इनकी कंपनी पर बहुत लोन है, इसलिए जिम कंपनी को चालू रखने और कंपनी में अधिक पैसा लगाने के लिए अपना घर गिरवी रख देता है। उसके बाद जिम शैली को अपने पीए के रूप में अपॉइंट करता है। उसके बाद जिम माइक से कहता है हम कल अपने स्मार्टफोन का पेटेंट करवाने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जिसे सुनकर सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं और जिम वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी लोग मार्केट से जरूरी सामान खरीदने के लिए जाते हैं जो इन्हें स्मार्टफोन बनाने के लिए चाहिए और फिर रात भर उस पर काम करते हैं। अगली सुबह तक प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है और फिर माइक और जिम एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने डगलस को अपने साथ नहीं लिया होता क्योंकि जिम और उसकी नहीं बनती और इसके बाद ये दोनों फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां जिम माइक को बताता है कि अगर ये डील नहीं हुई तो वो बर्बाद हो सकता है क्योंकि उसका घर गिरवी पड़ा है। इसके बाद ये दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं, पर माइक को वहां पता चलता है कि उसने प्रोटोटाइप को टैक्सी में ही छोड़ दिया है। ये सुनकर जिम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनकी मीटिंग का समय हो जाता है। तब जिम बिना प्रोटोटाइप के मीटिंग में चला जाता है, जहां बेल अटलांटिक के सीईओ जॉन वुडमैन के साथ कई और लोग होते हैं। जिम उनको पॉकेट लिंक के बारे में बताने लगता है। तब तक माइक प्रोटोटाइप लेकर वहां पर आ जाता है और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है और स्मार्टफोन की टेक्निकल जानकारी देता है और माइक उन्हें प्रोटोटाइप दिखाता है। तब वो लोग इसका नाम पूछते हैं और वो लोग पॉकेट लिंक की जगह इसका नाम ब्लैकबेरी बोलते हैं।
उन लोगों ने ऐसी डिवाइस कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो सभी प्रभावित हो जाते हैं। इस डिवाइस से आप कॉल से लेकर ईमेल्स और फैक्स भी भेज सकते हैं। और ऐसे शुरुआत हुई ब्लैकबेरी मोबाइल की, जिसने बाजार में आते ही धूम मचा दी और बड़े पैमाने पर सफल हुआ। और इसके चलते सभी लोग इस फोन को खरीदना चाहते थे। और उस वक्त में कोई भी नामी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नहीं आई थी और इससे माइक और उसकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ। अगले सीन में हमें ब्लैकबेरी कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है। ये टाइम था साल 2003 का, जिस वक्त कंपनी आसमान छू रही थी, जहां माइक और डगलस ने अपनी डिवाइस पर ब्लैकबेरी मैसेंजर सर्विस डिजाइन किया था। इसका मतलब है कि ब्लैकबेरी पर असीमित मुफ्त टेक्स्टिंग भेजी जा सकती है, वो भी बिना कोई चार्जेस के। और माइक कहता है भेजा गया टेक्स्ट कोई देख भी नहीं सकता। जिम कहता है कि यह टेक्नोलॉजी हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए और हम इसे बस अपने फोन में ही यूज करेंगे। तभी वहां पर पाम कंपनी के सीईओ कार्ल यानकोव्स्की आ जाता है। उसके बाद कार्ल मीटिंग करता है जहां माइक और जिम होते हैं। वो चाहता है कि ब्लैकबेरी और पाम कंपनी साथ मिलकर फोन मैन्युफैक्चर पर काम करें। इस बात पर माइक मना कर देता है। तब कार्ल उसको धमकी देता है कि वो कंपनी के 67% शेयर खरीद लेगा, जिससे कंपनी का पूरा कंट्रोल उसका हो जाएगा, क्योंकि उनकी कंपनी का मार्केट कैप केवल $45 बिलियन है। जिसके बाद माइक और जिम उससे कुछ टाइम मांगते हैं और वापस ऑफिस में आते हैं। जिम अब ज्यादा फोन बेचकर अपनी कंपनी के स्टॉक वैल्यू को बढ़ाने का प्लान बनाता है और जिम एम्प्लॉय से कहता है कि हमारे पास जितने फोन रेडी हैं वो बाजार में बेच दो। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पे डगलस आता है और कहता है कि ऐसा करने से नेटवर्क ओवरलोड होने के कारण नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। वहाँ माइक जिम को साइड में ले जाकर समझाता है हमारे सारे फोन नेटवर्क पर चलते हैं और हमने ब्लैकबेरी फोन बेचकर लिमिट को खत्म कर दिया है। जिम इस बात को समझ जाता है, इसलिए जिम समस्या को ठीक करने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर्स को हायर करता है जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी में इंजीनियर होते हैं। और जिम गूगल के एक बड़े इंजीनियर के पास जाता है और उसे $10 मिलियन का ऑफर देता है, जिस पर वो इंजीनियर कंपनी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जिम एक नई टीम बनाता है और उससे नया प्रोग्राम करने को कहता है, जिससे अब कंपनी को ज्यादा फोन बेचने की लिमिट मिल चुकी थी। और जिम कुछ स्पोर्ट्समैन और बिजनेसमैन से अपना फोन का प्रचार करता है, जिसके बाद ब्लैकबेरी की सेल्स बढ़ गई और बहुत सारे फोन्स बेचे गए। ये अब सिर्फ एक फोन नहीं रहा था, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। पर एक दिन बुरी खबर मिलती है कि उनका सर्वर क्रैश हो गया है, जहां सभी कस्टमर का टेक्स्ट लेट रिसीव हो रहा है और सभी ब्लैकबेरी यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये न्यूज हेडलाइन बन गई थी और कंपनी के एम्प्लॉय इसे सॉल्व करने के लिए भी पूरी मेहनत करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई नए इंजीनियर्स काम करते हैं और प्लान बनाते हैं। तभी माइक को एक आइडिया आता है और वो कंपनी में जाकर एम्प्लॉयज के साथ मिलकर सर्वर ठीक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जिम को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि सारे सर्वर प्रोवाइडर्स को नेटवर्क के कारण काफी लॉस हुआ होता है, जिस पर जिम उनको भरोसा देता है और कहता है कि हम रिप्रोग्राम करके सब ठीक कर देंगे। दरअसल इनकी टीम सर्वर ठीक करने में कामयाब नहीं हो रही थी, इसलिए जिम सीईओ के रूप में चार्ल्स प्यूडी को कंपनी में लाया, जिसके बाद इंजीनियर प्यूडी के सख्त मैनेजमेंट के तहत नेटवर्क समस्या को ठीक करते हैं और इसी के चलते कंपनी का शेयर काफी बढ़ जाता है और अब पूरी दुनिया में ब्लैकबेरी का फोन अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लेता है। उसके बाद कहानी 2007 की दिखाई जाती है, जहां माइक कंपनी की मीटिंग में बैठा होता है और इस समय तक काफी सारी फोन मेकिंग कंपनीज आ चुकी थी। वहां डगलस माइक को मीटिंग के बाहर बुलाता है और जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन की घोषणा की है, जो फोन के साथ एक फुली टच डिवाइस होता है जिसमें हर एक चीज मौजूद होती है। आईफोन हर मामले में ब्लैकबेरी से अच्छा और एडवांस्ड होता है। ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद चारों तरफ आईफोन की ही बातें होने लगती हैं। ये देखकर माइक जिम से कहता है कि वो सारे सर्विस प्रोवाइडर से मीटिंग करे, पर वो कहता है मैं बिजी हूँ, इसलिए वो संभाल ले। दरअसल जिम एक हॉकी फैन होता है, इसलिए वो एक पिट्सबर्ग पेंगुइन्स नाम की टीम को खरीदने के लिए गया होता है। उसके बाद माइक और डगलस को मजबूरन सर्विस प्रोवाइडर से मीटिंग करने जाना पड़ता है और वो दोनों स्पीच देते हैं और अपने अगले कीपैड फोन के बारे में बताते हैं। पर वो लोग इनकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि वो लोग भी कुछ नया आईफोन जैसा एक्सपेक्ट करते हैं। और जब सब कुछ खराब हो जाता है तो माइक घबरा जाता है और उन्हें स्टॉर्म नाम से एक टच स्क्रीन वाला ब्लैकबेरी देने का वादा करता है। इसके बाद माइक और डगलस अपनी कंपनी में आते हैं और सभी लोग को इकट्ठा करके बताते हैं कि तुम्हें ऐसा फोन बनाना है जो टच स्क्रीन के साथ टच पैड हो। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ चार्ल्स प्यूडी माइक से कहता है अगर हमें ऐसी डिवाइस बनानी है तो हमें चीन से एम्प्लॉय लाने होंगे। पर माइक चीन की मदद लेना नहीं चाहता था, पर उसे अगर आईफोन को टक्कर देनी है तो बॉस ऐसा करना होगा, इसलिए वो मान जाता है। पर इसी बीच डगलस और माइक में बहस हो जाती है, क्योंकि वो चीन की मदद नहीं लेना चाहता था। और इसी दौरान माइक ने डगलस का अपमान किया और उसे यूजलेस कहा, जिसके बाद डगलस ने कंपनी छोड़ दी। उसके बाद जिम वापस ऑफिस में आता है और उसे बताया जाता है कि ब्लैकबेरी के शेयर नीचे जा रहे हैं। और जब वो आईफोन की अनुमानित बिक्री देखता है तो घबरा जाता है और फिर जिम AT&T के सीईओ के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए कॉल करता है। उसके बाद जिम अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि आज पेंगुइन हॉकी टीम की बिक्री को फाइनलाइज किया जा रहा है। तब वो हॉकी को प्राथमिकता देता है और NHL ओनर से मिलने चला जाता है। उसके बाद NHL जाने के बाद उसे सारे कम्युनिटी मेंबर्स बताते हैं
उन्होंने उसकी टीम को कानून का उल्लंघन करने की वजह से बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद जिम एनएचएल से निकलता है और प्लेन से AT&T के मालिक से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ यूएस SEC ने ब्लैकबेरी कंपनी पर छापा मारा क्योंकि जिम ने 2003 में अवैध रूप से पिछली तारीख वाले स्टॉक मैनिपुलेशन को करके बड़े इंजीनियर्स को काम पर रखा था। और वो लोग माइक से पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि वो कंपनी के CEO हैं। पर माइक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जिम ने किया है। SEC कहते हैं कि तुम जानते हो तुम्हें इसके लिए क्या सजा मिलेगी। दूसरी तरफ जिम ने AT&T के CEO से मिलने का मौका गवा दिया, जिन्होंने जिम को यह संकेत देकर अपमानित किया कि एप्पल कंपनी के साथ AT&T की साझेदारी है। उसके बाद माइक जिम को कॉल करके बुलाता है और फिर जिम माइक से मिलता है, जहां जिम को पता चलता है कि माइक ने उसे SEC के सामने उजागर कर दिया है, जिससे माइक अब ब्लैकबेरी का अकेला CEO बन गया है। उसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां माइक ने अपने सारे फोन चाइना से असेंबल करवाकर शिपमेंट मंगवाया है। जहां माइक देखता है कि चीन से मंगवाए गए फोन में फॉल्ट है। जब वो फोन का इस्तेमाल करता है तब माइक को आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि उनमें कीड़े हैं। और जब वो उस फोन को अपने कान के पास रखता है तो उसे भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो एक एक करके बेचने वाले फोन को चेक करता है, सब में यही फॉल्ट होता है। उसके बाद माइक मैनुअल रूप से फोन को ठीक करना शुरू करता है, पर वो ठीक नहीं होता, इसलिए उसे सारे ब्लैकबेरी फोन को रिप्लेस या रिटर्न करना पड़ता है। इतने सारे खराब फोन के कारण वेरिजॉन ने फाइनेंशियल नुकसान को कवर करने के लिए ब्लैकबेरी पर $500 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जिसके बाद माइक ने खुद 2012 में CEO पद से इस्तीफा दे दिया। वहां जिम जेल जाने से बच गया और अब अपनी नई जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ डगलस 2007 में अपने स्टॉक बेचकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया है। एक वक्त था जब ब्लैकबेरी अपनी सफलता के चरम पर थी। फोन ने सेलफोन बाजार का 45% हिस्सा बना लिया था, पर प्रेजेंट टाइम में ये 0% है और ब्लैकबेरी फोन का प्रोडक्शन अब बंद हो गया है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।